डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लॉ जो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एंड ये थियोरी डाल्टन्स को फॉलो करती है, डाल्टन्स लॉ की थ्योरी इसको फॉलो करती है कि वो भी बोलता है कि एटम तो क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो टोटल एटम कैसे रहते हैं, टोटल एटम जो मास है वो कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। न्यूक्लियर रिएक्शंस को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वाली हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये क्या चीज है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है, जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, डेफिनाइट है। इसके लिए इस लॉ का और एक नाम है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन। डेफिनाइट हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, अदरवाइज कांस्टेंट हो जाए। तो मास जो होता है, इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो होता है कंपाउंड में, वो फिक्स होता है। इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो जिससे हम लोग बता दें कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इस मींस इससे हम लोग अंडरस्टैंड कर ले। या H2 कैसे, या हमेशा ऐसा ही रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 16/18 इंटू 100, नियर अबाउट 89% ऑलवेज ऑक्सीजन रहता है। एंड हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगा उसका। तो ये डेफिनाइट है। कोई भी प्योर वाटर अगर देखोगे आप, कोई भी मेथड से अगर मेथड से वो प्रिपेयर हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम रहता है। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पर्टिकुलर अपने को एक कंपाउंड मिला, एक दूसरे मेथड से बनाया, एक कंपाउंड मिला दूसरे मेथड से बनाया, डिफरेंट मेथड से सेम कंपाउंड बनाया, और वहाँ पर उसका परसेंटेज चेक किया तो सेम मिल रहा है। तो डिफरेंट मेथड से बनाया, उस कंपाउंड का परसेंटेज, उस कंपाउंड का में ए और बी का परसेंटेज सेम आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, फिक्स प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। यस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में कैसा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक ही कंपाउंड, यस, एक ही एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो एलिमेंट है, एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल रेशियो से कंबाइन हो सकते हैं ना। ए भी बना सकते हैं, A2 भी बना सकते हैं, A2B3, A2B4, A2B5 भी बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखना है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देख लो कि यहाँ पर जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, बट उनका जो रेशियो रहेगा वो सिंपल रहेगा और वो होल नंबर में रहेगा। ये इसका बोलना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका बोलना क्या है, यस, इसका बोलना ये है कि जब भी कभी ए बी के साथ कंपाउंड बनाते हैं और ए सी के साथ बना सकता है, तो बी और सी भी कंपाउंड बना सकते हैं। उनका रेशियो भी जो रहेगा वो सेम नहीं बोलेंगे, सिंपल रहेगा, और वो सिंपल मल्टीपल रहेगा, होल नंबर में रहेगा। कोई एग्जांपल जिससे आप प्रूफ कर सकते हो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है, तो एग्जांपल carbon and hydrogen, when carbon and hydrogen combine together that form CH4,
then carbon and oxygen combine together, that form CO2, and then hydrogen and oxygen combine together, H2. So this law ये बता रहा है कि ये रेसिप्रोकली एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं विथ रेशो। पर इसमें और एक लॉ भी है हमारे पास। और कौन सा लॉ है? अभी पहले एक मास का लिया अपन ने, तो मास पता चला कि वो तो फिक्स होता है, वो तो मीन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट एक और ये मास हो गया, वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम के बारे में क्या है? यस या यहाँ पर अपने पास एक जो लॉ है, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें क्या बताया है? इसके बारे में क्या बोलते हो? ये क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल N2 कंबाइन विथ H2, दैट गिव्स NH3। इसका रेशियो देखेंगे 1:3:2। 2 का रेशियो है विथ ऑल आर इन गैसियस स्टेट। एंड इसमें इसका मीनिंग ये है कि इसका 1:2 या 3 का 2 का रेशियो तो है। 1 लीटर व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन टुगेदर, तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए होगा, और उसमें कितना अमोनिया बनेगा? 2 लीटर अमोनिया बन जाएगा। 1:3:2 का ये रेशियो है। 1 लीटर नाइट्रोजन के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए और 2 लीटर अमोनिया बनता है, ये इसका बोलना है। एंड इससे ज़्यादा अगर रहा तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन 3 लीटर ना हो, 6 लीटर हो, बट नाइट्रोजन 1 लीटर ही हो, तो ये अंडरस्टैंड, स्टाइकोमेट्री बोलते हैं इसको, कि दिस इज अ रिक्वायरमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट एंड द गिवन है दिस इज 1 लीटर एंड दिस इज 6 लीटर। यस, इधर कितना बनेगा अमोनिया? इधर ये देखो, मैं हिंट दे देता हूँ, ये इधर अपना 6 था, 6 से उसके सॉरी इधर 4 था, तो 4 से हाफ कितना हुआ था? 2। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, अलग मेथड, एक नई मेथड बताता हूँ। इधर ये 3 और 1 4, और 4 के हाफ कर दो कितने? 2। चलो अप्लाई करो। यस, लॉजिक ऐसे कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर कि इन दोनों को रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है सर। बट ये कब रहेगा? जब दोनों भी इक्वल अमाउंट में स्टाइकोमेट्री में गिवन रहेंगे। बट कोई एक्सेस है तो वो उधर लेफ्ट रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। तो स्टाइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट वो अलग चीज़ हो जाती है। हमें जो रिक्वायरमेंट है जिसमें से वो रिएक्ट करेगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। ये 1 रिएक्ट करेगा 3 रिएक्ट इसके साथ, और इधर में इसका 3 लीटर अभी भी रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पे ओनली 2 लीटर ही बनेगा। ठीक है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में जाएंगे, तो अब इसको हम देखेंगे। बट यहाँ पे ये कंबाइनिंग वॉल्यूम जो है ना, बड़े अच्छे से हमें इनकी स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड बताता है कि इसका 1 ml इसके 3 ml के साथ रिएक्ट होके इसका 2 ml बनाएगा। ये पॉइंट है अपना इस लॉ का। ठीक है, बट इसमें अपने पास एक 6 लॉ और भी आया था। कौन सा था? 6 लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए इसके बारे में समझा दे। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? यस, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि सर एवोगैड्रोस लॉ वो है कि उसने बोला था कि 1 मोल में 22.4 या फिर 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है एसटीपी पे, खत्म। बट एवोगैड्रो लॉ ये नहीं बोलता है। एवोगैड्रोस लॉ कुछ और बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं, उसके बारे में वही बोल रहा हूँ मैं। आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एवोगैड्रोस दिख गया था, आपको एक नंबर दिख गया था 22.4 या फिर 6 × 10⁻23, और कुछ दिखता नहीं है अपने को। बट एवोगैड्रोस लॉ इन दोनों का भी रिलेशन नहीं है। एवोगैड्रोस लॉ में दोनों भी नहीं है, उसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चलो समझते हैं कि अपन ने ले लिया एक बीकर, उसमें रख दिया ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन।
एक दूसरे बीकर में हमने ले लिया है नाइट्रोजन और उसका भी 1 लीटर है। अब इसमें अगर सपोज x इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स है, इसके इतने लीटर और दोनों की कंडीशन आइडेंटिकल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर 1 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे तब जाके 1 लीटर ऑक्यूपाई होगा। तो उसके भी, क्योंकि ये दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसके और कंडीशन आइडेंटिकल है, दैट टाइम इसके भी उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे। ये पॉइंट हमें एवोगैड्रो ने बोला, यानी एवोगैड्रो ने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल से नहीं, मॉलिक्यूल से बताया। बट ऐसा ही एक और हाइपोथेसिस था जो मॉलिक्यूल से नहीं एटम से रिलेटेड था। यस, वो है बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस, जो एटम से रिलेटेड था। उसने बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटम्स, बट ये बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये अपने पास 6 लॉज हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ नीट वालों को स्टार्टिंग में पहले कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता है। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जब मूल कंसेप्ट पढ़ते हैं ना अपन, मूल कंसेप्ट, थर्मो, इलेक्ट्रो वगैरह वगैरह, काइनेटिक, इक्विलिब्रियम वगैरह, बट लेटर ऑन कैलकुलेशन बनते चले जाता है। फिर बहुत में प्रॉब्लम आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इसमें आते हैं। जब जो जैसे कि आपके जूनियर्स को ही प्रॉब्लम जा रहा था, पहले उनको कैलकुलेशन ही नहीं आ रहे थे, तो ऑब्वियसली हम लोग नीट में आते हैं ये समझ के कि हमको मैथ छोड़ देना है, या फिर मैथ पसंद नहीं करके हम लोग नीट ले लेते हैं। एक टारगेट ये होता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का रहता है नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, करके मुझे लेना ही है व्हाटएवर। तो जिनका कैलकुलेशन वीक होता है तो हमको पहले उनके कैलकुलेशन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती फिजिकल के लिए। अब हम लोग कैलकुलेशन में मेहनत करते करते और वो भी उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका कैलकुलेशन पार्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, बट फिजिकल का जो थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत ही बेकार हो जाता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे वो क्वेश्चन, और नीट में ना ये मत समझे आपको कि क्या फिजिकल में थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल में नीट में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताया अभी एवोगैड्रो लॉ का पॉइंट, इसका स्टेटमेंट भी पीवाईक्यू है, ठीक है। तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट देख रखेगा कि इसका 1 मोल यानी 20.4 लीटर का होता है क्या, तो ये एवोगैड्रो के लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। एवोगैड्रो के लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये वाला है कि अगर दोनों का वॉल्यूम आइडेंटिकल है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी आइडेंटिकल हो गए। और बर्ज़िलियस का हाइपोथेसिस क्या है, उनके वॉल्यूम आइडेंटिकल है, उसका रीजन उनके एटम्स आइडेंटिकल है। दोनों में से कौन सा राइट है, दोनों भी राइट है। दोनों तब राइट हो सकते हैं जब दोनों की एटॉमिसिटी सेम रहे। दोनों की एटॉमिसिटी अगर सेम है, इसकी भी उतनी, तब इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, इसके डबल कर 2x, इसमें मॉलिक्यूल्स एटम है, इसमें भी 2x एटम्स है। बट अगर ये O2 और ओजोन रहा तो दैट टाइम ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, तो दैट टाइम ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर मैच नहीं करेगा बर्ज़िलियस से करके। एवोगैड्रो का जो हाइपोथेसिस है ये बहुत फेमस है। ओके, तो ये अपने पास लॉज है। आगे क्या है, इस लेसन में आगे जाते हैं तो बहुत बेसिक टर्म्स आती है हमारे पास, है ना, बेसिक टर्म्स। चलो बताओ कौन से बेसिक टर्म्स में जाना है हमें। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले, नहीं जीएम तो बहुत दूर की बात होगी, मैं तो उससे भी पहले आता हूँ। मोल भी बहुत दूर हो गया, या एटम का नंबर। हम लोग बेसिक टर्म्स में एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर यू नो वेरी वेल क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ठीक है। ओके, एटॉमिक नंबर। देन नेक्स्ट एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? इट्स अ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो इसको p प्लस एन नंबर बोलते हैं, pn नंबर। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था कि एक कंपाउंड है, हम ही जो अपन डिस्कस कर रहे थे वर्कशीट में, क्वेश्चन ऐसा था कि एक m है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके पास कुछ 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास, वो है 42। तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इसका M2 पॉजिटिव जो है एक मेटल है जिसका पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसमें उसका एटॉमिक मास 42 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? यस राइट है ना, M2 पॉजिटिव 20, नो डाउट, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? अच्छा, मतलब आपको यहीं से कॉपी करना है, तो ऐसा बोल दो ना कि यही सर ले लो। तो कैसे आपने बनाया इसको बताओ। अगर M2, हाँ M2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन 20 है, तो M में इलेक्ट्रॉन 22 हो गए, और यही उसका प्रोटॉन्स भी होंगे, यानी 22 उसका प्रोटॉन्स है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास उसका अगर 42 है, यस, तो उतने उसका रहेगा। ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट, ऐसा कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा और उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है। दिस इज एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट एटॉमिक मास। आफ्टर दैट एक ये एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, ये आपको पता है। एवरेज एटॉमिक मास दो इसका लर्न कर लेते हैं हम लोग। मुझे एक तो क्लोरीन आपको पता है, बट क्लोरीन का कभी क्या करता है, वो क्लोरीन का परसेंटेज दे के रखेगा, तो एवरेज कैलकुलेट करना, और एवरेज दे के रखेगा और बोलेगा इसका नेचुरल अबंडेंस बताओ कितना है, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए तो हमें ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है, बट किसी और के लिए रहा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। बोरॉन का ले लो, बोरॉन का बता दो, चलो। बोरॉन के दो आइसोटोप से कौन से हैं? एक 10 है और एक 11 है। इसका परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस एक इसका 81 और एक का 19, तो किसका कितना है, मतलब कौन कहाँ पे है? क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका 10.8, तो ज़्यादा परसेंटेज बी क्या होगा और कम परसेंटेज बी 10 का होगा। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में एक और होता है मास नंबर। इसके बारे में क्या बताया था? व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। तो इसमें और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं अपने को करके, थोड़ा डिटेल में जाओ। एटॉमिक मास आपको पता है, मास नंबर भी आपको पता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, न्यूक्लियन में भी क्या होते हैं? न्यूक्लियन में क्या होता है? न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस के इनसाइड में जो चीज़ प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। तो न्यूक्लियन में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर नथिंग बट मास नंबर, और एटॉमिक मास भी क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये दो सेम टर्म है। ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, हाँ ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, और ये एटम की नहीं सर, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, बस लिखा एटम है, ये भी एटम की प्रॉपर्टी है। फिर बताते आना चाहिए, जो चीज आपको बताए वो आपको बताते आना चाहिए। बताते नहीं आ रही इसका मतलब आपको नॉलेज, उसका डीप में नॉलेज नहीं है, तो वो बताते नहीं आ रही। बताओ, बूझो तो जाने। मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, ये एक एटम की प्रॉपर्टी है। ये सही बात बोला आपने, ये भी एटम की प्रॉपर्टी है।
पर वो क्या एक्चुअली एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। ठीक है, ये कैसा आया? हाँ, वो तो बाद में उसकी प्रॉपर्टीज है, कंसेप्ट पे जाएंगे। मास नंबर ये एक एटम की प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास ये जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका एक एवरेज रहता है। ठीक है, तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, बट एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन से एटम की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं क्लोरीन 35 का, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 35। क्लोरीन 37, तो इसका मास नंबर 37। तो ये ऑलवेज कैसा रहेगा? मास नंबर होल नंबर में रहेगा। और ये कैसा रह सकता है? होल नंबर में भी रह सकता है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, और ये फ्रैक्शन में भी रह सकता है, लाइक बोरॉन 10.8, लाइक क्लोरीन 35.5, लाइक हाइड्रोजन 1.006। तो ये ऐसा रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर? इस पे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इसमें से कौन सा होल नंबर में रहता है, और उसमें एक ऑप्शन आता है एटॉमिक मास और दूसरा होता है मास नंबर। बोल सर, दो ऑप्शन राइट है, ठीक है ना? तो एटॉमिक मास ये होल नंबर में नहीं रहता ऑलवेज। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास मोलार मास है, नो डाउट, बट उससे पहले क्या आपको एटॉमिक मास लर्न है? चले देखिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे, मुझे पता है आपको सब आता है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आपको सब आता है, बट द पॉइंट इज दैट एग्जाम के टाइम में हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिस, और इसी को आप स्किप करते हैं। आपको समझता है कि नहीं, बायो जैसे ही पढ़ना है, हर सब्जेक्ट अपना स्टाइल है, उसको ऐसा पढ़ा जाना चाहिए। चलिए फटाफट मुझे एटॉमिक नंबर के बारे में बता दें। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास बताएं। 7, बोरॉन, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, और ऑक्सीजन 16, एंड क्लोरीन कितना? 99 उसका एटॉमिक नंबर है ना। नियॉन का कितना? 20। आफ्टर दैट सोडियम 20, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, and then argon 40, potassium and the calcium। यहाँ तक तो आपको लर्न करना ही है, बट कुछ डी ब्लॉक वाले की भी नीड रहती है, स्पेशली Fe 56, क्रोमियम उसके पहले 54 है, उसके बाद में कॉपर एंड जिंक 63.5, 65.4, और अपना एक Ag 108, 107.9 होता है एक्चुअली, 108 हम लोग बोल देते हैं, बट साथ में हमें कुछ हाइड्रोजन भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मेरा भी काम बनता है आपको हेल्प करना, तो मैं बता देता हूँ कि फ्लोरीन जो है वो 19 है और क्लोरीन जो है वो 35.5 है। यस, मेरा काम बन गया। यस, मोस्ट वेलकम बेटा। 50-50 करेंगे सॉल्व। अब रिमेनिंग आप बताओ। ब्रोमीन और आयोडीन का मोलर मास, एटॉमिक मास। यस, अच्छा 126 तो ज़्यादा नहीं हो गया? ये आयोडीन का 127, तो ब्रोमीन का 126। अभी तो बोला ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का भी मास, और पहले
पहले फर्स्ट 20 और कुछ डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इसका आपको एटॉमिक मास लर्न करना है। एटॉमिक नंबर तो आपके पास है ही, एटॉमिक मास भी आपको लर्न कर लेना चाहिए। ओके, अब इसके बेस पे हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है उसको कंबाइन कर दे तो मोलार मास बन जाता है। अब मोलार मास क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है और इनकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल ना देते हुए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही करूँगा कि मुझे बताए कि इसका मास कितना है, सपोज है ना। चले फॉर एग्जांपल O2, N2, Cl2, Br2, Ni2, मीथेन, अमोनिया, H2O, D2O, यस D2O, D2O का कितना है 18, ड्यूटेरियम 2, 2 × 2 4, 14 + 6, 4 + 6 16, 20 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हेवी वाटर, बिकॉज इसका जो मास है इसका 1 मोल यानी 20 ग्राम और इसका 1 मोल यानी 18 ग्राम, ठीक है। तो दिस इज हेवी वाटर। एक हार्ड वाटर भी होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ एसिडिक एसिड 60, एसिडिक एसिड का थ्योरेटिकल मास 60 है, बट जो ऑब्जर्व मास मिलता है अपने को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो नियर अबाउट 120 आ जाता है, डायमराइज हो जाता है, ठीक है। एसिडिक एसिड HNO3 63, टाइम नहीं है हमारे पास इसको कैलकुलेट भी करने के लिए, लर्न कर लेना है। नाइट्रेट जो होता है 62 होता है, H2SO4, H3PO4, HCl। तो ये कुछ एसिड है जिसका आपको पता होना चाहिए मास। उसके बाद में कुछ बेस है NaOH, KOH, KOH, यस मिल गया, मतलब बन गया आंसर 56। तो ये एसिड्स है, ये कुछ बेस है और उनके अभी कुछ सॉल्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कार्बोनिक एसिड का कितना होता है और उसमें कार्बोनेट का कितना होता है। कार्बोनेट से कितना होता है, कार्बोनेट ये 60 होता है और सोडियम 23 106 100 क्रॉस। Mg2CO3 MgCO3 84, बट एक जो है वो एग्जैक्ट 100 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, ठीक है। बट हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट का मुझे चाहिए, उसके बाद में मुझे चाहिए मोहर सॉल्ट का मोलार मास, और फिर उसके बाद में मुझे चाहिए पोटैश एलम। ये दोनों कंपाउंड अपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में स्टडी में आ जाते हैं। तो बहुत फास्ट आप मुझे मोहर सॉल्ट और एलम का मोलार मास कैलकुलेट करके बताएं। फॉर्मूला लिख दूं क्या? मोहर सॉल्ट बताना नहीं है, कैलकुलेट करना है। मोहर सॉल्ट FeSO4 Al2 SO4 प्राइस। अच्छा, मतलब अगर ये ले लिया तो अपना और काम इजी हो जाएंगे, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट जो भी होगा एंड प्लस कितना 24 डिवाइड बाय 4 पोटैश एलम कि बहुत सारे एलम होते हैं, उसमें से पोटैश एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। अरे वाह, इसमें भी वही आ रहा है 24 H2O। आपने कहीं मोर सॉल्ट का फॉर्मूला रॉन्ग नहीं बनाया? मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला है
क्या उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट आता है? नहीं आता है। मोर सॉल्ट का जो नेम है वो है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। K2SO4 Al2SO4 24H2। पोटैश एलम, मुझे चाहिए पोटैश एलम का मोलर मास। यस, तो अभी मुझे पता है यहाँ पे मजा आएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब सबने मोर सॉल्ट और एलम, पोटैश एलम को ही कैलकुलेट किया। अच्छा हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट C42, हाँ ये C42। अच्छा इसका बोल रहे थे क्या आप? एल्यूमिनियम सल्फेट बता रहे थे क्या आप? इसका बता रहे थे ना? हाँ तो फिर इसका अच्छा सर पास पास ही है ना। मोर सॉल्ट C92 एंड पोटैश एलम यस 1176। आपने वहां से कैलकुलेट किया, 1176 आया। आपने यहाँ थोड़ा दूर थे आप, 948। उधर देखो अभी कैसे आंसर डिफरेंट आते हैं। मैं ये एक्चुअली मोलर मास का कंसेप्ट जो है ये फाउंडेशन वालों को भी है, उनको भी मोलर मास जो है ये कंसेप्ट है। तो मैं देखा ना कि उनको भी ऐसे ही, उनको जब पता है मोलर मास क्या होता है और मोलर मास में ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उनके आंसर भी बड़े डिफरेंट आ रहे थे। तो मैंने बोला चलो बच्चे हैं ये, इनका आ सकता है ऐसे। फिर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा वो कहाँ से रहा है। ठीक है, उसका आंसर मुझे पता चल गया कि जैसे सीनियर होंगे वैसे ही तो वो है ना जूनियर होंगे ना। तो क्या है आंसर? 948। यस, और क्या है? 100 कम आ रहा है। यस, इसका आंसर वैसे 948 आता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास कंपाउंड है। बाकी तो आपको फिर लर्न रहता है ग्लूकोज का 180 एंड सुक्रोज, बस हमें इतनी की नीड रहती है। यूरिया, इथेनॉल की नीड रहती है। यूरिया को लर्न रखना 60। इथेनॉल भी हमारे लिए बड़ा काम की चीज़ है, C2H5OH। इसका मुझे जनरली लर्न नहीं रहता, बट ये भी 46 है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है 46% ऑफ वाटर इन इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। 46% ऑफ अल्कोहल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। तो 46/46 54/18, तो उससे मोल्स मिलते हैं, मोल से मोल फ्रैक्शन मिल जाता। अच्छा थोड़ा अच्छा, Al2SO4 राइस 24H2। अच्छा, Al2SO4 राइस 24H2, राइट। तो कितना आ रहा था मास? अब इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, आपने बराबर लिखा था, कैलकुलेट किया था, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यूरिया, इथेनॉल, ये कुछ बेसिक मोलर मास कंपाउंड है जिसका मोलर मास हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं GAM। चलो बताओ GAM क्या टर्म है? ग्राम एटॉमिक मास, उसका लॉन्ग फॉर्म है, ये सभी को बताएं। और बताओ क्या है ये? 1 GM नथिंग बट 1 ग्राम एटम। चलो ये भी राइट है। और बताओ, इज इक्वल्स टू 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, राइट है। और इसका मीनिंग है कि उसके पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो जैसे 1 डजन है तो 12 होंगे,
तो डजन के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी GEM के लिए हम लोग बहुत सारा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ग्राम एटम भी बोल सकते हैं उसको, 1 मोल एटम भी बोल सकते हैं, 1 Na एटम जो हम लोग उसको बोल सकते हैं। अप्लाई करते हैं सोडियम के लिए। सोडियम का कितना ग्राम लेंगे तो 1 GM बनेगा। सोडियम का 23 ग्राम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, नथिंग बट कितना 1 GM विच इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम विच इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम होते हैं, और 23 ग्राम सोडियम में 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम के हम लोग लेते हैं, तब जाकर वो इतना बनता है। ये उसका मीनिंग है, ठीक है। 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम लेंगे अपन, तो कितना रहेगा उसका कंसेप्ट, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या किया आपने, डिवाइड बाय 23, क्या मिल गया यहाँ से 0.2, ये क्या है 0.2, ये मोल है, 0.2 ये उसका GM है। तो GM कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है जो मोल कैलकुलेट करने का है, बट मोल एक्चुअली दैट एप्लीकेबल टू एटम्स आल्सो, मॉलिक्यूल्स आल्सो, बट GM इज ओनली एप्लीकेबल टू एटम्स। तो जब आप एटम के लिए निकालोगे तो मोल नथिंग बट GM होगा, जब मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे तो मोल नथिंग बट GMM होगा। दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। तो GM कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला क्या बना अपना, फिर GAM क्या है पहला फॉर्मूला, गिवन मास बाय, अब ये एटम के लिए है जिसको आप मोलर मास नहीं बोल सकते, इट्स ओनली एटॉमिक मास। या फिर और एक फॉर्मूला बन सकता है, फॉर एग्जांपल 6 इंटू 10 का पावर 6 इंटू, नेक्स्ट एग्जांपल 6 इंटू 10 का पावर 20 एटम्स ऑफ सोडियम। व्हाट इज नंबर ऑफ GAM प्रेजेंट इन, और नंबर ऑफ GM इन दिस टाइप ऑफ, इतने अमाउंट ऑफ एटम जब रहेंगे दैट टाइम उसका GAM क्या होगा। क्या किया यानी GM का और एक फॉर्मूला वही है जो हम लोग मोल के लिए होता है, क्या गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला अपने पास रहेगा GAM के लिए। ये फॉर्मूला आगे चल के लिए मोल के लिए भी होता है। इसके अपोजिट 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, कितना ग्राम, अरे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो कितना ग्राम, देखो मैं हिंट दे चुका हूं, 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, कितना ग्राम सोडियम, कितना 46 ग्राम, एंड 2 ग्राम सोडियम एटम, ना सॉरी, दूसरा एग्जांपल लेंगे, 2 ग्राम क्यों, 3 ग्राम ले लेंगे आप। तो 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम 46 ग्राम, एंड नाउ 3 ग्राम सोडियम एटम, ग्राम। तो हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा वेट किसका है बताओ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी वेट गिवन है तो वेट ही रहेगा। यहाँ पे एक टर्म दी है उसको हम लोग वेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये ग्राम एटम दिया है तो उससे मास, क्या किया आपने, ये किया आपने GM नथिंग बट गिवन मास बाय एटॉमिक मास, एंड देयरफॉर मास नथिंग बट क्या कर दिया, GAM इंटू
एटॉमिक मास। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, बट बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें मोल के लिए पता है। मोल के लिए होता है सर ऐसे कि मोल बाय मोल इंटू एटॉमिक मास कर देते, मोलर मास कर देते। तो क्या सर ये जीएम के लिए भी होता है, ये ग्राम एटम के लिए भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अपने फॉर्मूला आप लोग अपने पास बना के रखो, आपको नीड है इसकी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टर्म, उसके बाद में कौन सी टर्म? इससे पहले कि आप जी एम एम पे जाएं, मुझे चाहिए, अभी अपन ने देखा जी ए एम, तो इतने सारे एटम्स मिलके इतना ग्राम बनता है, मुझे पता चला। अब हमें चाहिए ओनली द वेट ऑफ वन एटम। तो उसके लिए क्या टर्म? वेट ऑफ वन एटम, नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यूनिट in case of hydrogen 1 AMU, that's the weight of hydrogen. And what is AMU? Atomic mass unit, उसका weight कितना होता है? 1 AMU nothing but कितना? इसका weight कितना है? 1 हाइड्रोजन का एक एटम का वेट है 1 AMU के बराबर, तो वो कितना है? उसमें देखो हम लोग कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन का जब न्यूक्लियस देखेंगे तो उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, और मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, तो प्रोटॉन का मास ही हाइड्रोजन का मास है। तो कितना है प्रोटॉन का मास? हाँ 1 तो सभी बोल रहे हैं, आगे 1.67, आगे नहीं याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन मार्क देखो, और डबल जाएंगे, ऐसे नहीं आ रहा है, कुछ और वे से बनाएंगे। आंसर तो आपको बताना है, मैं तो आपको हिंट दूंगा, पर 1 मिनट से देख रहा हूँ, रुको अभी चेक कर रहा हूँ, अभी मिल ही जाएगा। ठीक है, 1.67 इंटू 10 का पावर -21 kg। ठीक है, तो अपन लगाते हैं इसको ऐसे। अभी इसको प्रूफ कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम यानी कितना ग्राम? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, और 1 ग्राम मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स का वेट है? ये एटम्स का वेट है 6 × 10 का पावर 23 ग्राम। 6 × 10 का पावर 23 ग्राम मिलकर 1 ग्राम बनता है। सॉरी 6 × 10 का पावर 23 एटम्स मिलकर, और एटम्स ऑफ किसके? हाइड्रोजन के मिलकर बनता है 1 ग्राम। तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू x ग्राम। And what is x now? x is equals to कितना? 1/6 इंटू 10 का पावर 23 -23 ग्राम। Which is equals to कितना? 1/6 नथिंग बट, इसको 10/6 कर लो, 24 कर दो इसको। ठीक है, 1 पॉइंट इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। हाँ -24 आता है बेटा, बट ग्राम में आता है तो केजी में बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये है वेट ऑफ 1 AMU यूनिट। तो व्हाट इज 1 AMU? AMU का मीनिंग है द वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो है उसके प्रोटॉन के वेट के बराबर, वही प्रोटॉन का वेट है। ओके, तो हाइड्रोजन के 2 एटम का वेट कितना होगा? वेट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना AMU हो जाएगा?
1 एटम 1 AMU, 2 एटम 2 AMU, बस हमें AMU भी कैलकुलेट करना है। बाद में हम लोग इसको अपने इसमें क्या बना सकते हैं कि दिस 2 इंटू AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम ले ले या फिर -21 kg ले ले, हम इससे आगे नहीं जाना होता। वेट ऑफ 4 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी कितने AMU, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले सल्फर का एक एटम में कितने AMU है, कितने एटॉमिक मास यूनिट है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, तो सल्फर इज 32 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। तो सल्फर का एक एटम है 32 AMU का, तो सल्फर के 4 एटम्स का कितना हो जाएगा 34 इंटू 4 जो भी होगा AMU, इतने उसमें एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि 96 ग्राम ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फर, नथिंग बट X नंबर ऑफ सल्फर, कितने एटम्स, X एटम्स ऑफ सल्फर, क्या करना है कितने से, यस, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 एटम्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें है ये, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट लेसन का नेम भी तो वही है ना, लेसन का नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट कहीं मिस हो रहा था अपना, राइट, अभी क्लियर हो गया है। ओके, तो इसको अगर नीड है तो अपने पास बनाए इसको कि 1 AMU नथिंग बट इतना होता है। ओके, लिसन, यह एक क्वेश्चन दिया है कि किसी एक एटम के, किसी एक एलिमेंट के, सपोज वो एलिमेंट X है या फिर A है, इस A एलिमेंट का 10 एटम्स, ठीक है, उसका जो वेट है वो है 16.7 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो बोलता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ A। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो इससे रिलेटेड था, कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या करोगे इसमें, कंसेप्ट कैसे लगाओगे। आपका आंसर बन गया मुझे पता है, बट किसी और के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऐसा जैसे इसमें किया वैसा उसमें भी करना पड़ेगा। फिर क्या किया, पहले तो आपने सर यहां से कंपेयर कर लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया कि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या हो गया, हाँ, तो इफ 10 एटम्स नथिंग बट इतना, देन 1 एटम नथिंग बट 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब उसके बाद में क्या किया, उससे अपन ने एक एटम के लिए इतना, तो Na एटम के लिए 1 Na एटम्स नथिंग बट 1.67 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। आ जाएगा क्या, आता है कंफर्म, या एक्चुअली ये और ये मिला के नियर अबाउट 10 होता है, 10 इंटू 10 का पावर -1 हो जाता है वो, एंड देयरफॉर उसका आंसर आ जाता है 1। तो 1 इज नथिंग बट 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं।
तो ये सारे टर्म्स है हमारे पास एटॉमिक मास के लिए। आगे बढ़ते हैं, मोलार मास के लिए क्या रिलेशन होता है? GMM, इसके बारे में बताओ, व्हाट इज GMM नाउ? यस, व्हाट इज GMM? ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन्स अगेन 1 मोल ऑफ molecules, राइट। और GM का और एक मीनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल दे दो कोई। अपने पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कितना लेना पड़ेगा? ग्लूकोज का जब 180 ग्राम लेंगे तब जाकर वो क्या कितना बनेगा? 1 GMM बनेगा और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा। दैट मीन्स उसने कितने मॉलिक्यूल्स है उसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसके? ग्लूकोज के। बट ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो तो C6H12O6 है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन बसते हैं? 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो अगर ये 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल था तो इसमें 6 थे, 6 कार्बन थे। अगर ये 1 डजन होता, 1 डजन मॉलिक्यूल, तो कार्बन कितने डजन होते? ये 1 है तो इसमें 6 कार्बन है, 1 में 6, तो 1 डजन में डजन में बता दो 6 डजन, 6 डजन कार्बन होते हैं और 12 डजन हाइड्रोजन होते हैं और 6 डजन ऑक्सीजन होते हैं। तो डजन में समझ में आ जाता है अपने को। अब ये कंसेप्ट मोल में लगा दो। अब अगर ये 1 मोल है तो इसमें कितना मोल कार्बन है? ग्लूकोज का 1 मोल है, दैट मीन्स कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल और ऑक्सीजन के 6 मोल। बट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, ये एटम है अगर, तो इसको और क्या बोल सकते हैं? 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर ये क्या हो गया? कितने GAM हो गया कि GMM हो गया? ये हो गया 6 GAM। बट क्वेश्चन ही आता है कि इसमें O2 कितने हैं, जो कि GMM है। 2 एटम मिलकर 1 ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, O2 बनता है डाइऑक्सीजन। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड देयरफॉर इसमें आ जाएगा 3GMM। यानी ग्राम एटम से ग्राम मॉलिक्यूल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे अपन। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बनते हैं। क्या बात है सर, वेरी गुड। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बनते हैं। 6 उसका GM था, 2 क्यों किया? क्योंकि सर 2 का टेबल आता है, उसका एटॉमिसिटी था। तो कोई फॉर्मूला है कि इन दोनों के लिए? क्या है? GMM इज इक्वल्स टू GAM बाय एटोमिसिटी। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब PYQ एक और एक क्वेश्चन लेता हूँ नीट का। टू 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कैलकुलेट नंबर ऑफ GMM ऑफ ऑक्सीजन। या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर क्वेश्चन आएगा
नंबर ऑफ GMM ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? पहले क्या किया आपने? सबसे पहले तो ग्राम दिया था, सबसे पहले तो उसका आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके मोल कितने हैं, तो मोल कैलकुलेट कर लिए। तो कि 2.8 था ना ये, तो 2.8 बाय 2.8 कर लो, इस जाएगा कैलकुलेशन। 28 नथिंग बट 0.1 1/10, ठीक है। अब इतने मोल हो गए। फिर अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर 1 डजन है, तो ऐसा लगाने का, तो कितने डजन कार्बन रहेंगे? 1 डजन। ऑक्सीजन भी कितना डजन रहेगा? 1 डजन। उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तो 1 डजन ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन एटम रहेगी। तो 1 मोल ले लो, या फिर अपना 0.1 था ना, 0.1 मोल, तो 0.1 मोल उसमें कार्बन है और 0.1 मोल उसमें 0.1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। यानी कितना जी? ये क्या हो गया? 0.1 GAM। यस, द फाइनल आंसर इज, क्वेश्चन क्या है देखो डबल सा, GM के बारे में था ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो GMM के बारे में है, तो 0.1 आंसर थोड़े ना है उसका। दैट GAM को GMM में कैसे कन्वर्ट करें? GAM बाय एटोमिसिटी। तो GM कितना है? 0.1 और एटोमिसिटी यानी कितना? हाँ ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन O भी होता है और O2 भी होता है, डाइऑक्सीजन भी होता है। क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ GMM ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें समझना है कि ये जो टर्म है ना, ग्राम मॉलिक्यूल, ये एटम के लिए होंगी या मॉलिक्यूल के लिए होंगी? तो ये O2 के बारे में पूछ रहा है हमें कि O के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो GM आ गया, तो ऑक्सीजन ऐसा लिखा होता, ऑक्सीजन नहीं, O लिखा होगा भी, तो भी बोला क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल बोला क्या है? GMM। तो एक ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो तो O2 ही होता है ना, ठीक है। सो दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। जाते जाते एक क्वेश्चन बनता ही है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। रुकते हैं यहाँ पर। बताओ आंसर क्या है। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।